जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ बड़ा अहम टॉपिक है। इससे पहले मैंने बात की थी कि जब भी जीन का एक्सप्रेशन होता है तो उसके दो स्टेप थे, एक ट्रांसक्रिप्शन था और एक ट्रांसलेशन था। इन दो स्टेप को हम सेंट्रल डॉगमा नाम देते हैं और क्रिक ने ये बात प्रपोज की थी। तो आज हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं, ट्रांसलेशन। अब देखें, ट्रांसलेशन को हम आसान लफ्ज़ों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए। देखें, आरएनए से प्रोटीन के बनने को जी हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं बात करूं कि जो सीक्वेंस ऑफ बेसेस है, चाहे आप डीएनए की बात करें या मैसेंजर आरएनए की बात करें, तो सीक्वेंस ऑफ जो बेसेस है वो ट्रांसलेट हो जाता है इनटू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यानी ये जो बेसेस हैं इनकी ट्रांसलेशन इस तरह हो जाती है कि जैसे कोई अरबी का लफ्ज़ हो तो साथ हम उर्दू का लफ्ज़ लगा देते हैं, तो इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ न्यूक्लियोटाइड के आगे अगर अमाइनो एसिड आ जाते हैं तो ये ट्रांसलेशन हो गई है कि उन जीन को ट्रांसलेट कर दिया गया है, उन जीन के अंदर बेसेस को ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो तब्दील हो जाता है इनटू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। अब देखना यह है कि ट्रांसलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती हैं। देखें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखें हमें सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट मटेरियल चाहिए होता है और जिसकी वजह से जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, वरना अगर ये मटेरियल नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट नहीं होगी। देखो हमें 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड चाहिए, तो वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड बॉडी खुद बना लेती है, सेल खुद बना लेता है, उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और बाकी जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो हमें फूड के ज़रिए प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड सेल तक पहुंचाती है। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये अमाइनो एसिड यहाँ पहुँच जाएंगे। ये आज जो मेरा वाइट बोर्ड होगा आप इसे समझेंगे कि ये पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है। वजह कि ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। जी अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं। दूसरे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है आरएनएज। ये देखिए हमें आरएनएज चाहिए होते हैं और ये 3 किस्म के हमें आरएनए चाहिए होते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो क्योंकि राइबोसोम में पाया जाता है, तो इसके साथ साथ ट्रांसफर आरएनए। तो 3 किस्म के हमें आरएनएज चाहिए होते हैं। इसी तरह जी राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम फैक्ट्री हैं, इसके बगैर प्रोटीन बनेगी नहीं, राइबोसोम्स होंगे। और इसके साथ जो चीज़ें चाहिए होंगी वो होंगी इंजाइम्स। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ इंजाइम होने चाहिए सेल के अंदर, तो ये इंजाइम्स। तो ये 4 चीज़ें ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये चीज़ें जब सारी अवेलेबल होंगी तो तब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आरएनए हैं ये तो हैं 3 टाइप्स के। जी मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आता है, जी ट्रांसफर आरएनए और जो अमाइनो एसिड को पिक करता है और फिर राइबोसोम की सरफेस पर ले आता है, और राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम में मौजूद है। मैं पहले अगर मैसेंजर आरएनए की बात करूं, ये कैसा है। मैसेंजर आरएनए देखें ऐसे लंबाई के रुख स्ट्रेट चेन में मौजूद होता है। एक एंड इसका 5 होता है और दूसरा एंड इसका 3 प्राइम होता है। अब जितना बड़ा मैसेज होगा उसकी उतनी ज़्यादा लेंथ होगी। तो डिपेंड करता है, आपने पढ़ा है कि यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये देखें मैसेंजर आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेसेस मिलकर एक कोडान बनाते हैं और एक कोडान ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी अमाइनो एसिड अरेंज होनी होती हैं उनका 3 गुना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स नियरली अबाउट मौजूद होती हैं मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए की बात की। मैसेंजर आरएनए आता कहाँ से है? डायरेक्ट डीएनए से, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। अच्छा, अब राइबोसोमल आरएनए की मैं बात करूँ, ये आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। देखिए राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर है, और दूसरा जो है ये स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर भी आरएनए के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और जो स्मॉलर है उसके अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ आरएनए के 2 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ आरएनए का 1 मॉलिक्यूल होगा।
बाकी सारी प्रोटीन होती हैं, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ये राइबोसोम्स। तो अब राइबोसोम के दो सब यूनिट आपस में अमूमन अटैच होते हैं, लेकिन प्रोटीन बनने से पहले ये अलग हो जाते हैं। इनकी अटैचमेंट आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। चलें, ये हमारे पास हो गए जी राइबोसोम के दो सब यूनिट। इसी तरह जो ट्रांसफर आरएनए हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, 20 टाइप्स हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पिक करना होता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए देखें, होता तो सिंगल आमतौर पे चेन पर है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन ये चेन आपस में बाइंडिंग बना लेती है, क्योंकि बाज़ जगहों पर इनके जो बेसेस हैं ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये जो शेप बनती है उसे कहते हैं क्लॉवर लीव शेप। क्लॉवर लीव जो है ये लौंग जो होता है, लौंग के पत्ते को हम क्लॉवर लीव्स नाम देते हैं। तो क्लॉवर के पत्ते की तरह की इसकी शेप बनती है। अब 2D हवाले से अगर मैं शेप बनाऊं 3 डायमेंशनल वाली, तो हमसे बनेगी नहीं। तो ये एक एंड है जी, 5 एंड है, ये एक लूप है, ये सेकंड लूप है, ये वेरिएबल लेंथ वाला लूप है, ये थर्ड लूप है, यहां पे A C C, ये 3 एंड है, 3 प्राइम है। तो इसके 3 प्राइम पे जो OH होता है, यहां से अमाइनो एसिड अटैच होती है। अब ये वाले जो इसके लूप हैं, यहां ये लूप क्यों बन गए? क्योंकि इनकी जो बेसिस थी वो आपस में कंप्लीमेंट्री नहीं थी। तो यहां बेसिस कंप्लीमेंट्री थी, यहां बेसिस कंप्लीमेंट्री थी, तो कंप्लीमेंट्री होने की वजह से उन्होंने जी आपस में एक दूसरे के साथ जी बांड बना लिया। यहां कंप्लीमेंट्री नहीं थी तो लूप बन गया। तो ये जो 3 लूप बनते हैं जी, एक को नाम देते हैं हम जी अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। ये देखें ये वाला अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। इसका मतलब ये होगा कि ये लूप जो अमाइनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम है उसके साथ ये लूप अटैच हो जाता है। अब ये वाला जो लूप है, यहां 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन्हें नाम देते हैं एंटी कोडान, क्योंकि ये कोडान का एंटी होते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए इन एंटी कोडान की वजह से एक दूसरे से डिफर होते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए में जी 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, अब जहां पे एंटी कोडान मौजूद होता है, इसको हम एंटी कोडान आर्म कहते हैं। ये एंटी कोडान आर्म है, और ये जो लूप है ये एंटी कोडान लूप है। तो ये वाला हो गया एंटी कोडान लूप, ये एंटी कोडान लूप है, क्योंकि यहां एंटी कोडान मौजूद होता है, और यही वाला जी अमाइनो मैसेंजर आरएनए के कोडान के साथ जाके अटैच हो जाता है। अच्छा, जो तीसरा लूप है उसको हम बाज़ दफ़ा आई आर्म या आई लूप भी कहते हैं। ये आई लूप है, ये आई लूप है, और ये राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। यानी जो आई लूप है ये हेल्प करता है राइबोसोम के साथ बाइंड करने में, तो इसे कहेंगे राइबोसोमल जी बाइंडिंग लूप। तो ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइबोसोम के साथ जाके अटैच होगा, ये वाला मैसेंजर आरएनए के साथ जाके अटैच होगा, और ये वाला एंजाइम के साथ अटैच होता है, जिस एंजाइम ने यहाँ अमाइनो एसिड को ऐड करना होता है। अब अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के किस एंड से अटैच हो जाती है? 3। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्लॉवर लीव मॉडल। तो ये ट्रांसफर आरएनए का क्लॉवर लीव मॉडल है। तो चलो, आपको ट्रांसफर आरएनए की समझ आ गई। तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ इस एंड से अमाइनो एसिड को अटैच करना है। अब ये तो हमारी थी रिक्वायरमेंट्स, यानी अमाइनो एसिड थी, आरएनएस थे, राइबोसोम थे और एंजाइम थे। अब हमने देखना ये है
कि ये जो ट्रांसलेशन है ये किस तरह स्टार्ट होती है। देखें, ट्रांसलेशन मैं जो बात कर रहा हूं वो है प्रोक्रियाट्स के अंदर, यूक्रियाट्स के अंदर मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये ट्रांसलेशन जो है इन बैक्टीरियम बात की जा रही है। एक्सेप्शन है कुछ, राइबोसोम के हवाले से एक्सेप्शन है, फैक्टर्स जो हैं इलांगेशन फैक्टर हैं उनके हवाले से बात है, रिलीज फैक्टर है उनका भी डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं बात करूंगा इन प्रोक्रियाट्स। तो प्रोक्रियाट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन है उसको 3 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं जी। एक होगा इनिशिएशन जी, पहला स्टेप जो है हमारा इनिशिएशन होगा, और दूसरा जो स्टेप होगा वो इलांगेशन होगा, और जो तीसरा स्टेप है वो होगा टर्मिनेशन। तो इन 3 स्टेप के जरिए जी मैं डिस्क्राइब करूंगा ट्रांसलेशन इन प्रोक्रियाट। अब पहला स्टेप जिसकी हम बात करने वाले हैं जी ये है इनिशिएशन, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होगी, इनिशिएट कैसे होगी। देखें, इनिशिएशन में हम पहली बात करेंगे कि आइसोलेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। देखें, पहले राइबोसोम के 2 जो सब यूनिट हैं मैंने अभी बात की थी, एक को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं, दूसरे को स्मॉल। लार्ज के अंदर 2 आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है राइबोसोमल आरएनए, और यहाँ 1। अब इनके अंदर 21 प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ 34 प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये 2 सब यूनिट जो है प्रोटीन बनने से पहले ये अटैच होते हैं आपस में, तो इनको पहले स्टेप में किया जाता है अलग। अब देखें, इनको अलग कौन करेगा जी, एक फैक्टर है, एंजाइम है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर 1 ने इनके साथ जाके अटैच होना है और उसने राइबोसोम के बड़े सब यूनिट को छोटे सब यूनिट के साथ अटैच कर देना है, यानी डीटैच कर देना है, अलग कर देना है। और जब ये अलग हो गया तो ये इनिशिएशन फैक्टर देखें इसके साथ ये अटैच रहा छोटे के साथ, ताकि ये दोबारा बड़े वाले सब यूनिट के साथ अटैच ना हो। तो डिसएसोसिएशन का तोड़ने का काम जी किसने किया, इनिशिएशन फैक्टर 1 ने। अब इनिशिएशन फैक्टर जो आमतौर पे 1 है इसने तो तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद ये अलग हो गया। अब एक और फैक्टर है जिसे कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 3। अब इसने क्या करना है, इसने राइबोसोम के छोटे सब यूनिट के साथ अटैच रहना है। क्यों अटैच रहना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जी दोबारा आपस में अटैच ना हो। तो इनकी कंप्लीट डिसोसिएशन को जी मेंटेन करता है IF3। चलें, ये पहला हमारा स्टेप हो गया कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट अलग हो गए। अब जो हमारे पास दूसरा स्टेप है वो है बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोमल सब यूनिट। जी, बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट। देखें, मैंने बात कर ली कि ये जो राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं अलग हो जाएंगे। अब ये है मैसेंजर आरएनए जी 5 and 2 3। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है, फर्ज करें कि यहां उसके जी ट्रांसलेशन वाले जीन मौजूद हैं। ये वाला हिस्सा जी ट्रांसलेशन रीजन है, TR ट्रांसलेशन रीजन है। अब ये वाला हिस्सा अनट्रांसलेशन रीजन है, UTR है। इसी तरह एंड वाला भी जी UTR है जी, अन ट्रांसलेटेड रीजन है।
वजह कि यहाँ पे मौजूद होंगे। जी मैं रीजन की बात कर रहा था। देखें, गौर करना है ज़रा, जो मैसेंजर आरएनए है बन के आया है उसका ये होता है कि दरमियान वाले जो सीक्वेंस ऑफ बेसेस हैं इनसे आगे ट्रांसलेशन होनी होती है। उनसे जो पहले वाले हैं वो अनट्रांसलेटेड जी वो रीजन है, और उसके एंड वाला भी अनट्रांसलेटेड रीजन है, यानी दरमियान वाला जो रीजन है इसकी ट्रांसलेशन होनी है। बाकी इन पहले वाले और दूसरे वालों की ट्रांसलेशन नहीं होनी। ये आखिरी वाले जो है ये टर्मिनेटिंग है रीजन है, यानी इन्होंने हेल्प करनी है ख़त्म होने में, टर्मिनेट होने में। और जो शुरू वाला है ये आमतौर पे बाइंडिंग रीजन है, और इसने हेल्प करनी है जी किसके साथ, राइबोसोम के साथ अटैचमेंट में। देखें कैसे हेल्प की जाती है राइबोसोम का। देखें ये स्मॉलर सब यूनिट है, और बैक्टीरियम के अंदर स्मॉलर सब यूनिट जो है 30S वाला होता है, और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S वाला होता है। अच्छा, इसमें एक देखें आरएनए का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ जो AUG से यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले सीक्वेंस होती हैं वो होती हैं कि दिस रीजन इज रिच विद प्योरीन्स। यानी फर्ज करें ये देखें G है तो यहाँ पे A होगा, फिर G है A होगा, इस तरह। यानी इसमें सिर्फ प्योरीन आएंगे। तो अब इस रीजन के जो प्योरीन है वो इधर राइबोसोम के साथ होते हैं कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ C होगा, यहाँ जी U होगा, यहाँ C होगा, यहाँ U होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जगह राइबोसोम की इधर अटैच हो सकती है। क्यों? इसके पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के बेसिस का कंप्लीमेंट्री है। तो ये देखें ये राइबोसोम आके अटैच हो गया, यहाँ देखें ये अटैच हो गया, इसकी बेसिस ये देखें कंप्लीमेंट्री आ गई। इस तरीके से मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम राइबोसोम के जी आमतौर पे कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ अटैच हो गया है। जब कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ अटैच हो गया है तो अब क्या होना है कि अब इस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ आके ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसने अमाइनो एसिड को पिक किया होता है, उठाया होता है, उसने आके अटैच होना है। तो ये मैंने स्टेप बात की बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए विद द राइबोसोमल सब यूनिट, के राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जी किसने अटैचमेंट हासिल करनी है, जी मैसेंजर आरएनए के साथ। और जब देखें ये इसकी अटैचमेंट हो गई है तो इसकी अटैचमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? इसकी अटैचमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है इनिशिएशन फैक्टर 1। तो राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए के साथ इनिशिएशन फैक्टर 1 ने अटैचमेंट करने में जी क्या कर दी, हेल्प कर दी। अब जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, देखें थर्ड स्टेप, वो होगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब देखें ये पूरा बोर्ड मैंने कहा कि ये पूरा सेल का एक साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ ये अमाइनो एसिड सारी मौजूद हैं। अब अमाइनो एसिड 2 तरह की होती हैं, जो नॉन एसेंशियल हैं वो बॉडी खुद बना लेती है, जो एसेंशियल हैं वो हमें बाहर से फूड के जरिए प्रोटीन की शक्ल में आगे प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, अमाइनो एसिड सेल के अंदर पहुँच गए। तो ये 20 काइंड्स की अमाइनो एसिड होती हैं, लेकिन ये अमाइनो एसिड इनएक्टिव होती हैं। मतलब ये आगे अभी अरेंज होकर अमाइनो एसिड लंबी चेन नहीं बना सकते ये अमाइनो एसिड, इसी वजह से इन्हें इनएक्टिव कहते हैं। तो पहला स्टेप ये किया जाता है कि इन अमाइनो एसिड को किया जाता है एक्टिवेट, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब तवज्जो रखना कि कैसे, ये अमाइनो एसिड है, इसके साथ देखें ATP आएगा यानी एनर्जी चाहिए होगी, और एक इसके साथ इंजाइम अटैच हो जाएगा। अब इंजाइम का नाम क्या है? अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अब जब ये इंजाइम देखें अटैच हो गया है तो अब ये अमाइनो एसिड है, अब उसके साथ जी 2 फास्फेट अलग हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट अलग हो गए तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट हैं, और इसके साथ अटैच हो गया इंजाइम, और ये जो 2 फास्फेट हैं ये अलग हो गए, ये 2 फास्फेट जो हैं ये अलग हो गए। तो देखें मैंने कहा अमाइनो एसिड थी, कोई भी अमाइनो एसिड, सारी अमाइनो एसिड इसी तरीके से अटैचमेंट हासिल करती हैं।
यानी पहले उनको एक्टिवेशन किया जाता है, फिर उन्हें आगे ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होना है। तो तमाम अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन में एटीपी और इंजाइम अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस का रोल है। अब देखें अमाइनो एसिड के साथ जब एनर्जी मिलेगी, साथ एंजाइम मिलेगा, तो होगा ये कि 2 फास्फेट इससे देखें अलग हो गए, और अब एटीपी क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, तो ये इसके साथ देखें अटैच हो गया, और एंजाइम भी इन्हीं के साथ अटैच हो गया। मैं अगर बात ये देखें इस तरीके से कर लूं, जी एक्टिवेशन के हवाले से मैं इस तरीके से बात कर लूं। फर्ज करें कि ये अमाइनो एसिड है, अब इस अमाइनो एसिड को इसके साथ आके एटीपी शामिल हो रहा है। अब आपको पता है कि एटीपी से जी फास्फेट तो हो जाने अलग, ये देखें फास्फेट 2 अलग हो गए, और अब अमाइनो एसिड के साथ एक मोनोफास्फेट, ये देखें मोनोफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट आके अटैच हो गया है, और इसके साथ ही वो एक्टिवेटेड एंजाइम अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस वो आके भी अटैच हो जाएगा। अब फिर आगे क्या होनी है, आगे इनके साथ अटैचमेंट करनी है जी, इन तमाम ने अटैच, यानी ये अब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हो चुकी है, अब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होनी है 3 एंड से। तो जो अगला हमारा स्टेप है वो है यही जी, ये स्टेप है हमारा जी अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, विद द ट्रांसफर आरएनए। यानी अब ये अमाइनो एसिड जो एक्टिवेट हो चुकी है, अब ये अटैच होनी है किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ। ये देखें ये अमाइनो एसिड है, उसके साथ एएमपी अटैच है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और साथ यही एंजाइम। इसका मतलब है ये एंजाइम जो है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, ये एंजाइम ना सिर्फ अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है, बल्कि ये उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ भी अटैच करता है। तो आप देखें ये आगे ट्रांसफर आरएनए के साथ ये अटैच हो जाना है, ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो गई। ये मैं क्लावर लीव स्ट्रक्चर बना रहा हूं ट्रांसफर आरएनए की। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। और इसी तरह जो अलग हो जाने वाली चीज़ें हैं वो एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, और इसके साथ एंजाइम भी अब काम ख़त्म हो चुका है, वो भी इससे अलग हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसे कहते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। क्यों कि इसके पास अमाइनो एसिड मौजूद है और ट्रांसफर आरएनए साथ अमाइनो एसिड का अटैच है, इसलिए हम इस अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को दूसरा नाम देते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए भी कहलाता है कि जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो। अब देखना ये है कि आमतौर पे इसकी अटैचमेंट से किस तरह आमतौर पे इससे डिहाइड्रेशन भी होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। मैं ज़रा थोड़ी इसकी बात कर लेता हूँ। अब देखें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो ट्रिप्टोफान है, ये मैं ट्रांसफर आरएनए इस तरह बनाने वाला हूँ। यहाँ एंटीकोडॉन होंगे, ये ऊपर वाले हिस्से से यहाँ अमाइनो एसिड ने अटैच होना है, और यहाँ जो इसका ग्रुप होगा वो OH होगा, जानते हैं आप 3 एंड से। अब ये एक एंजाइम है जिसका नाम है जी अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। अब देखें एक अमाइनो एसिड आ रही है,
ये एक अमाइनो एसिड है। अब देखें इस अमाइनो एसिड के पास भी कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, और OH के साथ साथ यहाँ पे जी C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये एक ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है, TRP लिख देते हैं, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है। अब जब इसने अटैचमेंट हासिल करनी है, ये देखें सेम उसी तरह ये ट्रिप्टोफान वही वाला बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखें OH और H ये वाटर बना देंगे, तो अब इसकी अटैचमेंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ट्रांसफर RNA के साथ। और ये आमतौर पे काम जो है सारा किसने कराया है, इंजाइम ने कराया है। और इंजाइम जब उसे ये वाला इंजाइम जो है ये अलग हो जाएगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA सिंथेटेज इंजाइम अलग हो गया। अब ये अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड थी और अटैच हो गई ट्रांसफर RNA के साथ। अब ये ट्रांसफर RNA कहलाएगा अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA, अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA, या मैंने कहा था इसे दूसरा नाम देते हैं चार्ज ट्रांसफर RNA। तो इस तरीके से पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराया जाता है, फिर जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसफर RNA के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो ये 20 किस्म की जो आमतौर पे अमाइनो एसिड हैं वो इसी तरीके से ट्रांसफर RNA के साथ अटैच होती हैं कि हर एक का इंजाइम ये अलग होगा। तो एक स्पेसिफिक इंजाइम ने एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पहले एक्टिवेट करना है और यानी AMP को साथ अटैच करना है, और फिर इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को फिर अटैच कर देना है जी ट्रांसफर RNA के साथ। जब ट्रांसफर RNA के साथ अटैच हो गए हैं, अब अटैचमेंट होने के बाद ये बन चुका है जनाब जी, कौन सा बन चुका है, ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA बन चुका है या आमतौर पे चार्ज ट्रांसफर RNA बन चुका है। अच्छा भाई, इसमें एक बात आप जहन में रखेंगे कि जो प्रोकैरियोट है उसमें पहली जो अमाइनो एसिड होती है वो मिथायोनीन होती है, मिथायोनीन है। लेकिन जब ये ट्रांसफर RNA के साथ अटैच होती है तो इस मिथायोनीन के साथ जी फार्माइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। जब फार्माइल ग्रुप अटैच हो जाता है, नाउ दिस मिथायोनीन विच इज कॉल्ड मॉडिफाइड मिथायोनीन, उसे नाम देंगे N फार्माइल मिथायोनीन। लेकिन ये प्रोसेस एडिशन ऑफ फार्माइल ग्रुप सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट के अंदर डायरेक्ट मिथायोनीन आती है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की जाती, तो प्रोकैरियोट में मॉडिफिकेशन की जाती है। तो इस तरीके से मिथायोनीन बन गई जी N फार्माइल मिथायोनीन। यानी N फार्माइल मिथायोनीन से मुराद है कि ये मॉडिफाइड मिथायोनीन है, मॉडिफाइड मिथायोनीन है। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर हैं, मसलन देखें इनिशिएशन जो फैक्टर हैं जी F1 है, इनिशिएशन फैक्टर 1 है, इनिशिएशन फैक्टर 2 है जी। आगे ये हेल्प करते हैं अब इस ट्रांसफर RNA को जिसने अमाइनो एसिड पिक की हुई है किसके साथ अटैचमेंट करने में, इसे राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब देखें, गौर करना कि ये दोनों फैक्टर यानी इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर जो 2 हैं, ये उस ट्रांसफर RNA को, ये देखें इस ट्रांसफर RNA को राइबोसोम, ये देखें जहां मैसेंजर RNA के साथ वो पहले अटैच हो चुका है, तो राइबोसोम की सरफेस पर अटैच करने में ये इनिशिएशन फैक्टर है, अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये उसने जी अमाइनो एसिड को पिक कर के लाए हुए हैं। और जब ये ट्रांसफर RNA इनिशिएशन फैक्टर 1 के जरिए अटैच होता है राइबोसोम से, तो इसके बाद ये पूरा जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है जिसमें देखें अमाइनो एसिड थी, ट्रांसफर RNA था, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट था, एक और इनिशिएशन फैक्टर के जरिए 2 के जरिए ये अटैचमेंट हासिल करता है AUG पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ AUG पर क्यों अटैच हुआ है, क्योंकि वो जो ट्रांसफर RNA है उसकी 3 यहाँ बेसेस होती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीकोडान। वो एंटीकोडान मैच ही यहाँ करती थी,
कि इसका देखें U होगा, इसका A होगा, इधर C होगा, तो इस किस्म का एंटीकोडान इस कोडान से अटैच हो सकता था, तो इसलिए AUG रीड हो जाता था अमाइनो एसिड मिथायोनिन से। तो इस तरीके से यहाँ कोडान जो हैं वो रीड होते हैं कि जैसा कोडान होगा उसके साथ वही ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा जिसका उससे कंप्लीमेंट्री बेसेस होंगे, यानी एंटी कोडान होगा, तो वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाएगा। तो इसलिए कोडान और होगा, ट्रांसफर आरएनए और आएगा, अमाइनो एसिड भी और आएंगे। तो इस तरीके से अब ये ट्रांसफर आरएनए जिसे हमने नाम दिया हुआ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए या 4 ट्रांसफर आरएनए, ये अब राइबोसोम के साथ अटैच है और मैसेंजर आरएनए की किस जगह से अटैच है, AUG पर। इसके बाद होना क्या है, इसके बाद तवज्जो रखना कि अब राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट है, देखें राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब ये मैसेंजर आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये 3D वाली उसकी शेप है ट्रांसफर आरएनए की, क्लावर लीफ वाली बनाते हैं तो 2D वाली है ये इसने अमाइनो एसिड को उठाया हुआ है। अब राइबोसोम का बड़ा यूनिट ये देखें यहां आके अटैच हो जाएगा। जब राइबोसोम का बड़ा यूनिट अटैच होता है तो 3 साइट बन जाती हैं। देखें एक साइट कहां होंगी, एक साइट जहां पे ये अटैच हुआ है AUG वाली, इसे कहते हैं जी P साइट, तो ये P साइट है। उसके आगे वाले जिसमें एक कोडान आएगा, मैसेंजर आरएनए का एक कोडान एक्सपोज करेगा, उसे कहते हैं A साइट, और इसके पीछे भी एक साइट डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं E साइट। तो राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पर जी कितनी साइट डेवलप हो गए, 3। इसका मतलब है कि पहला जो ट्रांसफर आरएनए है जो मिथायोनिन अमाइनो एसिड ला रहा है या लाई है, वो डायरेक्ट जिस साइड पे है वो है P साइड। मतलब जब राइबोसोम का बड़ा यूनिट आता है तो उसको जगह P पे दे देता है। तो पहला ट्रांसफर आरएनए जो मिथायोनिन लेके आता है वो P साइड से अटैच होता है, और लेकिन जो अगले वाले ट्रांसफर आरएनए मजीद आएंगे वो P वाली साइड से कभी भी अटैच नहीं होंगे, वो हमेशा जी A वाली साइड से अटैच होते हैं। तो सक्सेसिव ट्रांसफर आरएनए यानी आगे आने वाले जो ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आएंगे, अमाइनो एसिड होंगे, वो कभी भी P साइड पे नहीं अटैच होते, वो हमेशा A साइड पे होते हैं। तो पहला जो मिथायोनिन लाता है वो P वाली साइड पे अटैच होता है। तो अब आप देख सकते हैं राइबोसोम पर 3 साइट हैं, अमाइनो एसिड साइट है, A साइट है जी, पेप्टाइड डाइल साइट है यानी P साइट है, और यहाँ पेप्टाइड बांड बनते हैं, और जहाँ से ट्रांसफर आरएनए बाहर निकलते हैं वो एग्जिट साइट है, यानी इसका मतलब है ये E साइट है। अब इन तमाम प्रोसेस को देखें, इनिशिएशन फैक्टर ने जी कैटलाइज किया था। अब होना क्या है कि राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट अटैच है, साइट मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कोडान आमतौर पे A वाली साइड पे एक्सपोज है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब होगी इलांगेशन जी। अब जो हमारा स्टेप चलेगा जी वो होनी है इलांगेशन, और ये हमारा आखिरी स्टेप है जी इलांगेशन। इलांगेशन क्योंकि हमने ट्रांसलेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया था, इनिशिएशन था, इलांगेशन था और टर्मिनेशन था। अच्छा, अब इलांगेशन कैसे होगी? देखें भाई, जो यहाँ कोडान होगा जैसा भी होगा उसका ट्रांसफर आरएनए उसी तरह अमाइनो एसिड पहले एक्टिव होगी, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, और वो अमाइनो एसिड आके यहाँ अटैच हो जाएगी। अब ये ट्रांसफर आरएनए जनाब चार्ज बन चुका है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है। अब ये इलांगेशन फैक्टर के जरिए, ये देखें EF जी, इलांगेशन फैक्टर के जरिए अब ये अटैच होना चाहता है राइबोसोम की जी किस साइड पे, A साइड पे। अब ये A साइड पे इसने क्या होना है, अटैच होना है। तो सक्सेसिव ट्रांसफर आरएनए
हमेशा अटैच होते हैं जी। जी किस वाली साइड पे? शाबाश, ए वाली साइड पे। अब ये जो इलांगेशन फैक्टर है इसे हम कहते हैं T4। तो यहाँ दो इलांगेशन फैक्टर हैं, एक इलांगेशन फैक्टर जी T4 है और इसी तरह एक इलांगेशन फैक्टर जो है वो आमतौर पे G है। दूसरा जो इलांगेशन फैक्टर है वो जी G है। हाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि इलांगेशन फैक्टर T4 ने नए आने वाले ट्रांसफर आरएनए को ए वाली जगह के साथ अटैच करना है। जब अटैचमेंट होगी फिर जगह में तब्दीली होती है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में अहम रोल होगा EFG का, और ये दोनों इलांगेशन फैक्टर हैं T4 और इलांगेशन फैक्टर G। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो इलांगेशन फैक्टर यूकैरियोट के अंदर हैं वो भी दो हैं, लेकिन वो ये वाले नहीं हैं। वो इलांगेशन फैक्टर 1 और इलांगेशन फैक्टर 2 हैं। तो यहाँ भी डिफरेंस है यूकैरियोट में कि प्रोकैरियोट में इलांगेशन फैक्टर T4 है और इलांगेशन फैक्टर G है। यूकैरियोट के अंदर इलांगेशन फैक्टर 1 है और इलांगेशन फैक्टर जो है वो 2 है। अच्छा भाई, अब इस ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पोजीशन देनी है जी। देखें जरा, अब ये ट्रांसफर आरएनए ए वाली साइड पर अटैच हो गया है। अब ये भी एक अमीनो एसिड लाया था। अब क्या होगा कि ये राइबोसोम के बड़े सब यूनिट के अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं, इन एंजाइम ने क्या करना है कि इस जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए उसकी अमीनो एसिड अटैच करा देनी है पेप्टाइड बांड से जो नया ट्रांसफर आरएनए है उसकी अमीनो एसिड के साथ, और पहले वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ उसने बांड भी अमीनो एसिड का ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाले ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड आज़ाद हो गई और जो सक्सेसिव ट्रांसफर आरएनए था, न्यू आने वाला ट्रांसफर आरएनए था जी, उसके साथ इसने अटैचमेंट हासिल कर ली पेप्टाइड बांड के जरिए। तो अब होनी है ट्रांसलोकेशन। देखें, जगह में तब्दीली, और जगह में तब्दीली कौन सा एंजाइम करेगा? इलांगेशन फैक्टर G करेगा। अब देखें कैसे होनी है। फर्ज करें कि ये देखें ये 3 साइट हैं। अब राइबोसोम ने एक साइट आगे जाना है। ये देखें एक साइट आगे चला है यूं। इसका मतलब है कि जो ये वाली साइट थी अब इधर आ गई है, ये नहीं, अब ए वाली साइट आगे आ चुकी है। ये देखें P वाली साइट यहाँ आ चुकी है, E वाली इधर। मैं यूं भी बात करूं कि अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है जो पहले P वाली साइड पे था अब ये E वाली साइड पे आ गया है। जो पहले A वाली साइड पे था अब ये P वाली साइड पे आ गया है। तो फिर कोडान कहाँ एक्सपोज है जी? A वाली साइड पे। ये देखें, मैं डायग्राम को ज़रा, जब राइबोसोम आगे मूव कर गया है ये देखें, अब ये E वाली साइड पे आ गया है पहले वाला, और जो पहले A पे था वो जी P वाली साइड पे आ गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 अमीनो एसिड हैं, और फिर कोडान देखें हमेशा एक्सपोज होता है A वाली साइड पे। तो इस तरीके से फिर और ट्रांसफर आने आएगा, सेम उन्हीं एंजाइम की वजह से यहां अटैचमेंट हासिल करेगा और यहां से ये बांड टूट के इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब जब राइबोसोम आगे मूव करेगा E वाला बाहर चला जाना है। अब ये P वाला E वाली साइड पे आ जाएगा जी, A वाला P वाली साइड पे। तो इसी तरीके से ये रीडिंग जारी रहेगी। नए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाते जाएंगे, राइबोसोम की सरफेस पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। इसे हम नाम देते हैं इलांगेशन। तो ये हो रही है इलांगेशन। अब इलांगेशन के बाद जो आखिरी स्टेप है वो है टर्मिनेशन, कि ये कब तक ट्रांसलेशन होगी, आखिर कभी ख़त्म तो होनी है। तो ख़त्म होने के लिए कोई ना कोई स्टॉप सिग्नल चाहिए। वो ये होता है कि अगर ये देखें स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर है, अब ये E वाली साइड पे है, ये P वाली साइड पे है और ये वाला जी A वाली साइड पे है। तो अब
अमाइनो एसिड सारी देखें इसके पास है, ये देखें सारी अमाइनो एसिड इसके पास है। अब जब मजीद ट्रांसलोकेशन होगी, जब ये आगे मूव करेगा, अब जब इसने आगे मूव किया, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ए वाला पी वाली साइड पे आ चुका है, जिसके पास अमाइनो एसिड का ढेर है। ये देखें, और जो पहले पी वाली साइड पे था वो ई वाली साइड पे आ चुका है, अमाइनो एसिड छिन चुकी है। और अब जो कोडान है वो एक्सपोज हो रहा है, आप देख सकते हैं ए वाली साइड पर। लेकिन ये जो कोडान है ये है स्टॉप। जी, कौन सा कोडान है? स्टॉप कोडान है। फर्ज करें कि ये UGA है, ये स्टॉप कोडान है। अब इसको कोई ट्रांसफर आरएनए रीड नहीं कर सकता। मतलब यह है कि इस कोडान का ट्रांसफर आरएनए के साथ कोई एंटी कोडान नहीं है, तो इसलिए यहां कोई ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा कि जो रिलीज फैक्टर है, देखें जो रिलीज फैक्टर है वो आके यहां अटैच हो जाते हैं। रिलीज फैक्टर देखें दो हैं, एक रिलीज फैक्टर 1 है और एक रिलीज फैक्टर 2 है। रिलीज फैक्टर 1 तब आके अटैचमेंट हासिल करता है मैसेंजर आरएनए के साथ जब मैसेंजर आरएनए पे कोडान स्टॉप वाले अगर UAU हूं या UAG हूं, इन दोनों में से कोई एक हो, तो तब ये आता है रिलीजिंग फैक्टर 1। और अगर स्टॉप कोडान जो है UAA हूं और UGA हूं। जी, अब मैंने कहा कि जब इस तरह का स्टॉप कोडान आएगा तो अब रिलीजिंग फैक्टर जो है, जी कौन से वाला, रिलीजिंग फैक्टर 2 आके यहां अटैच होगा। तो देखें रिलीजिंग फैक्टर 1 और जो रिलीजिंग फैक्टर है 2, ये हेल्प करते हैं जी किस में, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को टर्मिनेट करने में, तो टर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक जैसा होना है क्योंकि 3 स्टॉप कोडान है, तो UAA या UAG, इससे रिलीजन फैक्टर 1 आके यहाँ अटैच होना है। अगर इनमें UAA हो या फिर इसका मतलब है कि UAA अगर होगा तो रिलीजन फैक्टर 1 भी आ सकता है, रिलीजन फैक्टर 2 भी आ सकता है। लेकिन अगर UAG होगा तो 1 आएगा, अगर UGA होगा तो 2 आएगा। चलो भाई, ये रिलीज फैक्टर यहाँ आके हम अटैचमेंट दिखा देते हैं इसके, ये इसके अटैचमेंट हो गया। जब रिलीज फैक्टर आके अटैच हो गया ए वाली साइड से, तो अब आप समझ जाएं कि जब कोई ट्रांसफर नहीं है तो इन एंजाइम ने जी राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को अलग कर देना है। यानी 30 वाला अलग हो जाएगा, 50 वाला भी अलग हो जाएगा इन प्रोकैरियोट। यहाँ से अमाइनो एसिड का बांड भी तोड़वा दिया जाएगा, तो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में आज़ाद हो गए, ट्रांसफर आरएनए अलग हो गए, तो ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर दोबारा बिखर जाती हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और इसके बाद जी इसकी काइलिंग फोल्डिंग होनी है ताकि टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाई जा सके। अच्छा भाई, ये तो हमारा प्रोसेस था टर्मिनेशन। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कहाँ कहाँ डिफरेंस है ट्रांसलेशन का। देखें, पहला डिफरेंस है राइबोसोम के हवाले से। देखें, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट वाला 30S और 50S वाला है, इज इक्वल टू 70S। इसी तरह 60S और 40S इज इक्वल टू 80S वाला राइबोसोम, ये 2 सब यूनिट थे। तो एक तो ये राइबोसोम का फ़र्क है कि राइबोसोम के लार्जर राइबोसोम मौजूद है यूकैरियोट के अंदर और स्मॉलर मौजूद है जी कहाँ, प्रोकैरियोट में। दूसरा फ़र्क ये है कि ये राइबोसोम यूकैरियोट में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ भी अटैच होता है, फ्री भी होता है, रफ के साथ भी अटैच होता है। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसोल में होती है और बाज़ दफ़ा फ्री राइबोसोम से होगी,
या बाज़ दफ़ा जो है ये आम तौर पे रफ एंड मतलब रेटिकुलम पर जब राइबोसोम होंगे उन पर भी ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अच्छा, दूसरा जो फ़र्क था वो था इनिशिएशन फेज़ वाला, कि जो इनिशिएशन फेज़ है, देखें इनिशिएशन फेज़ है जी, इनिशिएशन जो फेज़ थी उसमें था कि प्रोक्रियाट में AUG से पहले प्यूरिन्स का सीक्वेंस था, लेकिन जो यूक्रियाट हैं उनमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ AUG से डायरेक्ट उसकी बाइंडिंग होती है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है। और दूसरा ये है फ़र्क कि प्रोक्रियाट के अंदर जो मिथायोनीन है वो फार्माइल ग्रुप की वजह से वो बन जाती है N फार्माइल मिथायोनीन, लेकिन जो यूक्रियाट हैं उनमें डायरेक्ट मिथायोनीन अटैच होती है, तो मिथायोनीन मॉडिफाई नहीं होती। तो ये भी इनिशिएशन कम्प्लेक्स में ये आमतौर पे फ़र्क था। इसी तरह एक और फ़र्क है इलांगेशन के हवाले से, कि आपने देख लिया कि इलांगेशन फैक्टर जो है प्रोक्रियाट के T1 थे, इलांगेशन फैक्टर G था, ये प्रोक्रियाट के थे, जबकि यूक्रियाट के अंदर आप देख सकते हैं इलांगेशन फैक्टर 1 था, इलांगेशन फैक्टर 2 था। तो ये ज़रा फैक्टर भी डिफरेंट टाइप के हैं। इसी तरह जो टर्मिनेशन के हवाले से अगर बात करें तो प्रोक्रियाट के अंदर जो टर्मिनेशन करने वाले फैक्टर्स हैं या जिनसे टर्मिनेट किया जाता है वो यूक्रियाट से थोड़े बहुत डिफ़र हैं। और मैंने कहा कि यूक्रियाट के अंदर प्रोक्रियाट के अंदर तो होता है 2 रिलीजिंग फैक्टर हैं जी, आप एक पढ़ा रिलीजिंग फैक्टर 1, एक पढ़ा रिलीजिंग फैक्टर 2, लेकिन यूक्रियाट के अंदर जी एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, ये देखें ERF। तो यूक्रियाट में एक रिलीजिंग फैक्टर होता है और प्रोक्रियाट के अंदर जी कितने रिलीजिंग फैक्टर होते हैं? 2। तो ये मैंने डिफरेंस बात कर ली ट्रांसलेशन की इन प्रोक्रियाट एंड यूक्रियाट। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।